नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। बोकारो में गजराज का तांडव, 2 दिन में एक मासूम सहित 5 लोगों को कुचला, गांव में दहशत। बोकारो जिले के महुआटांड थाना क्षेत्र में गजराज का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते एक दिन पहले जहां हाथियों ने घर से निकाल 3 बुजुर्गों को कुचल दिया था, वहीं शनिवार को एक बार फिर हाथियों के झुंड ने महुआटांड थाना क्षेत्र के गंगपुर गांव में कहर बरपाया है। इस घटना में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इसी परिवार के 3 बच्चे सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक के परिजन भोला साव ने बताया कि गंगपुर के हाथियों ने सोमर साव के घर पर हमला कर दिया था। इस दौरान घर में मौजूद सभी लोग छत पर जाने के लिए भागे, लेकिन हाथियों ने सोमर साव सहित पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक बच्चे सहित सोमर साव की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सोमर साव और उसके पोते अमन साव के रूप में हुई है, जबकि 3 बच्चे सहित एक बुजुर्ग महिला घायल हुए हैं, जिन्हें रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। वहीं परिजन शैलेश कुमार महतो ने इस घटना के लिए क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई और अवैध खनन के कारण हाथी गांवों में घुस रहे हैं और लोगों की जिंदगी के साथ साथ घरों और फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग को सुरक्षित वन क्षेत्र में हाथियों को भेजने के लिए उपाय करना चाहिए। स्थानीय रवि महतो ने बताया कि पिछले 6 महीने से हाथियों का झुंड रामगढ़ बोकारो सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना डेरा जमाए हुए हैं। रामगढ़ और बोकारो में कई लोगों की मौत हाथियों की चपेट में आने से हो रही है, लेकिन फिर भी जंगली हाथियों को वन विभाग सुरक्षित कॉरिडोर में भेजने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। मामले को लेकर बोकारो डीएफओ संदीप शिंदे ने बताया कि हाथी हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। हमारी क्यूआर टीम हाथियों को भगाने के लिए दिन रात काम कर रही है। हमने रामगढ़ और बंगाल से भी हाथी भगाने वाली एक्सपर्ट टीम को बुलाया है। डीएफओ संदीप शिंदे ने एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है कि रात में घरों से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी होने पर ही निकले। रामगढ़ के बिजोलिया ओवरब्रिज पर हादसा, कार ने डिवाइडर तोड़ स्कूटी को मारी टक्कर, 2 लोग हुए घायल। रामगढ़ थाना क्षेत्र के बिजोलिया रेलवे ओवरब्रिज पर सोमवार की रात सड़क हादसा हो गया। स्विफ्ट डिजायर कार के अनियंत्रित होने से पहले डिवाइडर पर चढ़ गया और फिर सामने से आ रही एक स्कूटी उसकी चपेट में आ गई। हादसा इतना तेज था कि ओवरब्रिज पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना में स्कूटी सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार में सवार लोगों को भी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्विफ्ट डिजायर कार बिजोलिया से ब्लॉक की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक कार चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और कार सीधे डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार आगे बढ़ते हुए स्कूटी से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार की सामने का हिस्सा भी बुरी तरह टूट गया और एयरबैग खुल गए। कार पर फ्री जनरल चेकअप का बैनर लगा हुआ था। हादसे में स्कूटी सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार चालक को हल्की चोटें आई, जबकि बगल में बैठे व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट लगी और उसका सिर फट गया। टक्कर के तुरंत बाद कार से धुआं निकलने लगा, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय भाजपा नेता व समाजसेवी धनंजय कुमार पुटुष ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को अपनी देखरेख में पास के अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों की मदद से कार से उठ रहे धुएं को समय रहते बुझा दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार और स्कूटी को हटवाकर यातायात को सुचारू कराया। कुछ देर बाद ओवरब्रिज पर आवागमन सामान्य हो सका। पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है। धनबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती के भाई की पिटाई। धनबाद शहर के भिष्टीपाड़ा में शीतला मंदिर के समीप युवती के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर उसके भाई की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके सिर में गहरी चोट आई है। घटना के बाद इलाके में तनाव और अफरा कफरी का माहौल बन गया। पीड़ित युवती ने बताया कि वो अपने घर के खटाल में सफाई का काम कर रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले सुरेंद्र यादव के पुत्र ने उसे अकेली पाकर छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। शोर मचाने पर युवती का भाई अभिषेक कुमार मौके पर पहुंचा और विरोध किया। इसके बाद युवक के परिजनों और कुछ पड़ोसियों ने मिलकर अभिषेक की जमकर पिटाई कर दी। उसे लाठी डंडों से पीटा गया। सिर पर गंभीर चोट लगने से वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। परिजन घायल अभिषेक को लेकर धनबाद थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अभिषेक को इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने गंभीर हालत देख उसे SNMCH रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। धनबाद थाना प्रभारी मनोज पांडे ने बताया कि मामले में पीड़िता का आवेदन मिला है। छेड़खानी के आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महियान सम्मान योजना की लाभार्थियों को मिलेगा 20,000 का बैंक लोन। झारखंड सरकार ने महियान सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक अहम फैसला लिया है।
अब इस योजना की सभी लाभार्थी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 20,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में घोषणा शनिवार को राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में की गई। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बैंकों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि इस योजना को आगामी बजट में शामिल किया जाएगा ताकि इसे व्यवस्थित रूप से लागू किया जा सके। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। चुनाव के बाद जीएमएम ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा निभाते हुए महिलाओं के खातों में हर महीने 2500 रुपये की राशि भेजना शुरू किया। बहरागोड़ा में आतंक मचाने वाले बंदर को वन विभाग ने पकड़ा, लोगों ने ली राहत की सांस। बहरागोड़ा बाजार क्षेत्र में पिछले 3 महीनों से बंदर के व्याप्त दहशत और खौफ का आज शनिवार को अंत हो गया। वन विभाग की टीम ने शनिवार दोपहर एक साहसिक ऑपरेशन चलाकर उस खूंखार बंदर को पकड़ लिया है, जो अब तक लगभग 80 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से बंदर की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। आज शनिवार दोपहर को जैसे ही बंदर रौजला बांध दुर्गा मंडप के समीप देखा गया, वन कर्मियों ने अपनी रणनीति के तहत उसे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। साथ ही रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम बंदर को सुरक्षित पिंजरे वाले वाहन में डालकर अपने साथ ले गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बंदर को उसके प्राकृतिक आवास अर्थात जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा ताकि वो इंसानी बस्ती से दूर अपनी प्राकृतिक दुनिया में रह सके। उधर बंदर के पकड़े जाने की खबर जैसे ही बाजार क्षेत्र में फैली, लोगों के चेहरे खिल उठे। पिछले 90 दिनों से लोग घर से बाहर निकलने में भी कतरा रहे थे। लोगों ने वन विभाग की रेस्क्यू टीम की कार्यकुशलता की सराहना की। रामगढ़ नगर निकाय चुनाव अध्यक्ष पद पर 9 व पार्षद के 216 प्रत्याशी मैदान में। रामगढ़ नगर निकाय चुनाव में नाम वापसी के बाद चुनावी स्थिति स्पष्ट हो गई है। अध्यक्ष पद पर 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए कुल 216 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। 11 वार्ड पार्षद पद के 11 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिया है। वार्ड संख्या 16 से मीना देवी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों में जुटा है। महिला वकील से अभद्रता मामला, रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। महिला अधिवक्ताओं के साथ एसटी-एससी थाना प्रभारी द्वारा धक्का मुक्की और अभद्रता मामले में शनिवार को भी रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं के बीच आक्रोश का माहौल है। इस घटना के विरोध में आज रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर न्यायिक कार्य में हिस्सा लिया। इससे पहले शुक्रवार को भी रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता एक दिन के लिए न्यायिक कार्य से अलग रहे थे। रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय विद्रोही ने कहा कि अधिवक्ताओं ने आज काला बिल्ला लगाकर काम किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि घटना के दिन का वीडियो फुटेज पुलिस प्रशासन मीडिया के समक्ष लाए। अगर अधिवक्ता की गलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर पुलिस की गलती है तो दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए। संजय विद्रोही ने कहा कि सोमवार या मंगलवार को एसोसिएशन की जनरल बॉडी की मीटिंग होगी, जिसमें आगे की रणनीति बनेगी। इस मुद्दे पर झारखंड के कई जिला एडवोकेट एसोसिएशन हमारे साथ हैं। आवश्यकता अनुसार पूरे झारखंड के सिविल कोर्ट में एक दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार का भी निर्णय लिया जा सकता है। हजारीबाग के बड़का गांव में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, विरोध करने पर अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। हजारीबाग जिले के बड़का गांव में शुक्रवार को दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट और फायरिंग की घटना हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बड़का गांव डेली मार्केट के समीप स्थित ज्वेलरी दुकान से अपराधियों ने करीब 25 से 30 लाख रुपए मूल्य के जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बसुरिया मोहल्ला निवासी प्रभु सोनी की ज्वेलरी दुकान में 3 अज्ञात अपराधी पहुंचे थे। अपराधियों ने हथियार के बल पर लाखों का जेवर लूटकर फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दौरान अपराधियों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग भी की, जिसमें सुधीर सोनी नामक व्यक्ति के हाथ में गोली लग गई। घायल का इलाज हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। वहीं ज्वेलरी दुकान में लूट और फायरिंग की घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। डर के मारे व्यवसायियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। अपराधियों के जाने के बाद गोली लगने से घायल शख्स सुधीर सोनी को स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में बड़ता गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल घायल की स्थिति खतरे से बाहर है।
इधर घटना की सूचना मिलते ही बड़कागांव थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान के लिए तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। वहीं घायल शख्स के बड़े भाई राम सेवक सोनी ने जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले अपराध रात में हुआ करता था, अब दिन दहाड़े अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। खासकर स्वर्ण व्यवसाय अपराधियों के निशाने पर है। उन्होंने बताया कि अपना प्रतिष्ठान खोलने के लिए उनका छोटा भाई प्रभु सोनी पहुंचा था। इस दौरान अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सुधीर सोनी पास की दुकान में खड़ा था। घटना का विरोध करने पर अपराधियों ने उस पर गोली चला दी। घटना के बाबत बड़कागांव के एसडीपीओ पवन कुमार ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम क्षेत्र में छापेमारी कर रही है। पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रांची में दूसरे दिन भी बम निरोधक दस्ते ने खंगाला सिविल कोर्ट। बम से उड़ाने की मिली थी धमकी। झारखंड जैगुआर के बम निरोधक दस्ते ने लगातार दूसरे दिन भी सिविल कोर्ट परिसर की गहन जांच की। इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद भी बीडीएस की टीम ने पूरे कोर्ट परिसर की जांच की थी। शुक्रवार को रांची के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ईमेल के जरिए एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद रांची पुलिस कोर्ट की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। लगातार दूसरे दिन भी एहतियातन बम निरोधक दस्ते के द्वारा पूरे कोर्ट कैंपस की जांच की गई। शनिवार को कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए बीडीएस की टीम के साथ सिविल कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद एक बार फिर से कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे की जांच की गई। कोतवाली डीएसपी ने बताया कि धमकी मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे कोर्ट परिसर को सुरक्षा घेरे में लेते हुए दूसरे दिन भी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाली डीएसपी ने बताया कि शनिवार को बीडीएस की टीम ने सीबीआई कोर्ट सहित तमाम कोर्ट की जांच की है। बिल्डिंग्स की जांच के बाद पार्किंग स्थल से लेकर हर स्थान की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई है। रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल में कोर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट में हड़कंप मच गया। शुक्रवार को सूचना मिलते ही रांची पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। धमकी मिलने के बाद रांची पुलिस ने भी कोई रिस्क नहीं लिया और बम निरोधक दस्ते को बुलाकर पूरे कोर्ट कैंपस की जांच शुरू की गई। अभियान के तहत हर संदिग्ध वस्तु की बारीकी से जांच की गई। हालांकि बम की खबर अभी तक अफवाह ही निकली है। रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि धमकी भरा ईमेल कोर्ट प्रशासन को प्राप्त हुआ था। ईमेल की जानकारी मिलते ही रांची पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर के साथ साथ पूरे बिल्डिंग की जांच बम निरोधक दस्ते के द्वारा करवाई गई है। रांची एसएसपी ने बताया कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा की व्यवस्था पूर्व से ही बेहतर है। हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की पहचान की कवायद भी शुरू कर दी गई है। साइबर सेल ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुट गई है। आईपी एड्रेस और अन्य डिजिटल ट्रेस की जांच की जा रही है। लाइसेंसी हथियार पर पुलिस की खास नजर, अवैध असलाह के खिलाफ होगी कार्रवाई। निकाय चुनाव के दौरान लाइसेंसी हथियार एवं गैर लाइसेंसी हथियार को लेकर पुलिस सख्ती बरतने वाली है। लाइसेंसी हथियार का सत्यापन किया जा रहा है, जबकि अवैध हथियारों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया गया है। हथियार लहराने वालों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में निकाय चुनाव हो रहा है। वोटिंग 23 फरवरी को होने वाली है। पलामू में मेदिनीनगर नगर निगम, 1 नगर परिषद जबकि 3 नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव होना है। गढ़वा में 3 जबकि लातेहार के 1 क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। पलामू, गढ़वा एवं लातेहार का इलाका बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। चुनाव के दौरान तीनों जिले में सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर कदम उठाए गए हैं। पलामू, गढ़वा और लातेहार में बड़ी संख्या में हथियार जमा हुए हैं। पलामू में अकेले 1100 से अधिक लाइसेंसी हथियार मौजूद हैं। चुनाव के दौरान लाइसेंसी हथियार को लेकर पुलिस ने सत्यापन शुरू किया है। सत्यापन के बाद कई लोगों के हथियार के लाइसेंस को जमा करवाया जाएगा। पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में बड़ी संख्या में हथियार भी पकड़े गए हैं। 2025 में अकेले पलामू जिला में 57 अवैध हथियार बरामद हुए थे। लातेहार के इलाके में संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए लोगों से 2 दर्जन से अधिक हथियार बरामद हुए हैं।
कांटा बाबू की गलती पर भिड़ गए दो पक्ष, सेल ऑफिस में भी तोड़फोड़। सीसीएल गिरिडीह परियोजना के सेल ऑफिस के पास ट्रक पर लोड कोयला को लेकर दो पक्ष में खूनी भिड़ंत हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े, 3 का माठा फटा तो बाहरी लड़कों द्वारा सेल ऑफिस के अंदर भी तोड़फोड़ की गई। यहां मौजूद सीसीएल गार्ड विकास रविदास पर भी हमला किया गया। घटना के बाद क्षेत्र की विधि व्यवस्था को देखते हुए यहां कई घंटों तक पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो के निर्देश पर पुलिस की गश्ती दल लगातार क्षेत्र पर नजर रखे हुए हैं। दरअसल शुक्रवार की रात में कबरीबाद में एक ट्रक 12 चक्का पर कोयला लोड हुआ और ट्रक कबरीबाद के कांटा घर से वजन कराते हुए सभी कागजात लेकर बनियाडीह महाप्रबंधक कार्यालय के सामने अवस्थित सेल ऑफिस के पास पहुंची। सेल ऑफिस में कार्यरत कर्मियों को पता चला कि ट्रक में ग्रॉस वजन ज्यादा है, कोयला ज्यादा लोड हो चुका है, जबकि कागज में कोयला कम है। इससे सीसीएल को नुकसान होगा। ऐसे में सेल ऑफिस के कर्मी हरकत में आए और ट्रक को रोक दिया। यहीं पर कंपू यादव और सुरेंद्र यादव में नोकझोंक शुरू हो गए, जो मारपीट में बदल गई। फिर गिरिडीह शहर से कंपू के समर्थन में लोग आए और बात काफी बढ़ गई। सुरेंद्र की तरफ से भी जमावड़ा बढ़ा। फिर लाठी डंडा से खूब मारपीट हुई। लोग दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को पीटते नजर आए। इधर मारपीट के क्रम में कुछ लोग सेल ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए और यहां भी तोड़फोड़ की गई। गार्ड विकास रविदास के अनुसार उसे भी पीटा गया। वहीं यहां पर कार्यरत कर्मी पिंटू के अनुसार ऑफिस के अंदर घुसकर कंप्यूटर में तोड़फोड़ हुई। इधर बताया जाता है कि सेल ऑफिस तोड़फोड़ किए जाने से शनिवार को होने वाला रोड सेल भी प्रभावित हुआ है। हालांकि पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में प्रबंधन जुटा हुआ है। खूंटी विधायक प्रतिनिधि के नाम पर फर्जी भौकाल, स्कॉर्पियो पर बोर्ड लगाकर छवि धूमिल करने का आरोप, डीटीओ से कार्रवाई की मांग। खूंटी जिले में विधायक प्रतिनिधि के नाम के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। खूंटी विधायक रामसूर्या मुंडा ने इस गंभीर प्रकरण को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ को लिखित आवेदन सौंपते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर JH01CS3007 है। विधायक रामसूर्या मुंडा का आरोप है कि एक स्कॉर्पियो वाहन पर खूंटी विधायक प्रतिनिधि का बोर्ड लगाकर क्षेत्र में लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि संबंधित व्यक्ति इस फर्जी पहचान के सहारे न केवल उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, बल्कि क्षेत्र में भौकाल बनाकर लोगों के साथ गलत कार्यों में भी संलिप्त पाया गया है। विधायक ने अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ जनप्रतिनिधि की साख को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि आम जनता में भ्रम और भय का माहौल भी पैदा करती हैं। उन्होंने डीटीओ से उक्त वाहन और वाहन मालिक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में डीटीओ हरिशंकर बारीक ने पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें विधायक द्वारा एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। गोइलकेरा हाथी के हमले में मारे गए 5 लोगों के परिजन को मिला 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जंगली हाथी के हमले से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों व घायल होने वाले पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किया गया। मुआवजा राशि वितरण कार्यक्रम गोइलकेरा के वन विश्रामागार में आयोजित हुआ, जहां मनोहरपुर के विधायक जगत मांझी ने परिजनों और पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान की। जंगली हाथी के हमले से मरने वाले 5 व्यक्तियों के परिजनों और 5 घायलों के परिजनों को मुआवजा राशि दी गई। साथ ही हाथी द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए घरों के 2 पीड़ित परिवार को भी मुआवजा राशि दी गई। इस मौके पर विधायक जगत मांझी ने कहा कि हाथी के हमले से मरने वाले व घायल लोगों के प्रति उनकी संवेदना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हाथियों के गांवों में प्रवेश रोकने के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रही है। साथ ही कहा कि प्रक्रिया के तहत पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी प्रदान किया जा रहा है। हाथी के हमले से मरने वाले के परिवार के सदस्य को 4 लाख व आंशिक रूप से घायल पीड़ित को 1000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस मौके पर कोल्हान के वन क्षेत्र पदाधिकारी, जिला परिषद ज्योति मेराल, प्रखंड प्रमुख नीरूमणि कोड़ा, जिला मुखिया संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र बोएपाई व विभिन्न पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि, वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। शादी की 20वीं सालगिरह पर रजरप्पा मंदिर पहुंचे सीएम हेमंत व कल्पना सोरेन, पूजा अर्चना की। सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन अपनी शादी की 20वीं सालगिरह पर रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। यहां पति पत्नी ने विधिवत पूजा अर्चना की और माथा टेककर मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मां छिन्नमस्तिका से राज्यवासियों की सुख, समृद्धि, खुशहाली व उन्नति की भी कामना की। धार्मिक पुरोहितों ने परंपरा के अनुरूप पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। इस अवसर पर रजरप्पा मंदिर न्यास समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन को सप्रेम प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। राशन डीलर मिक्की हांसदा के घर से 1.5 लाख की चोरी, पुलिस ने मौके का किया निरीक्षण।
जादूघोड़ा से सटे पोटका थाना क्षेत्र के गवालकाटा पंचायत के गौड़ ग्राम के सासन घुटू टोला निवासी सह राशन डीलर मिक्की हांसदा के घर से कुंडी तोड़कर 1.5 लाख रुपया चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित मिक्की हांसदा ने पोटका थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें गांव के ही 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और घर का जायजा लिया। पोटका थाना प्रभारी सन्नी मुंडा ने राशन डीलर मिक्की हांसदा के परिजनों का बयान लिया है। चोरी की घटना को लेकर मिक्की हांसदा ने कहा कि घटना 4 फरवरी की 11:30 बजे की है। घर पर उनका परिवार नहीं था। दूसरे दिन वापस लौटे तो देखा 25,000 रुपये नगद, सोने चांदी के गहने गायब हैं। पोटका थाना प्रभारी सन्नी मुंडा ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जांच के दौरान मौके पर मुखिया वीणा मुंडा भी मौजूद थीं। बहरहाल जांच के बाद ही राशन डीलर मिक्की हांसदा के घर हुई चोरी के मामला का पर्दाफाश होगा। रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अनगढ़ा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1 गिरफ्तार। राजधानी रांची में अपराध नियंत्रण की दिशा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अनगढ़ा थाना क्षेत्र के सीताडीह गांव में संचालित हो रही एक अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में बने और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अनगढ़ा के सीताडीह गांव में एक व्यक्ति अपने घर के भीतर अवैध रूप से हथियारों का निर्माण कर रहा है और उन्हें बाजार में खपाने की तैयारी में है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ठिकाने पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान पुलिस तब हैरान रह गई जब आरोपी के घर की तलाशी ली गई। आरोपी नारायण लोहरा ने पुलिस से बचने के लिए हथियारों को घर के पीछे बने शौचालय के नीचे छिपा कर रखा था। सघन तलाशी के बाद पुलिस ने वहां से हथियारों का जखीरा और उसे बनाने के उपकरण बरामद किए। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि पकड़ा गया आरोपी इन देसी हथियारों को दोषी अपराधियों और असामाजिक तत्वों को 10,000 से 15,000 रुपए में बेचा करता था। पुलिस अब उन खरीदारों का पता लगा रही है जो इस फैक्ट्री से हथियार सप्लाई लेते थे। जेएसएससी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 का संशोधित रिजल्ट जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के पहले चरण का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। ये बदलाव स्कूली शिक्षा विभाग के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद किया गया है। उम्मीदवार अपना संशोधित रिजल्ट जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अगर कोई टाइपिंग या तकनीकी गलती पाई जाती है तो उसे सुधारने का अधिकार आयोग के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षित वर्ग यानी ओबीसी, एससी, एसटी के तहत कम अंक या उम्र में छूट लेकर पात्रता परीक्षा पास की है, उन्हें जनरल यानी अनारक्षित सीट पर चयन नहीं दिया जा सकता है। यानी अगर किसी अभ्यर्थी ने आरक्षण का फायदा लिया है तो उसे जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिलेगी। ऐसे उम्मीदवारों को उनकी अपनी आरक्षित श्रेणी में ही रखा गया है। इसी वजह से जेएसएससी ने रिजल्ट में बदलाव किया है। जेएसएससी ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी से हटाकर आरक्षित श्रेणी में डाल दिया है। संशोधित परिणाम स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषयों के लिए जारी किया गया है। वहीं जिन जिलों के लिए संशोधित रिजल्ट जारी हुआ है उनमें प्रमुख रूप से चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा और गुमला शामिल हैं। इसके अलावा लातेहार, लोहरदग्गा, पाकुड़, पलामू, रांची और साहिबगंज जिलों के लिए भी मेधा सह विकल्प के आधार पर संशोधित सूचियां जारी की गई हैं। जेएसएससी ने ये भी स्पष्ट किया है कि ये रिजल्ट अस्थायी है और भविष्य में इसमें बदलाव संभव है। झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे मामलों के फैसले के बाद इसमें बदलाव हो सकता है। कुछ उम्मीदवारों के कागजात पूरे या साफ नहीं होने की वजह से उनका रिजल्ट अभी रोका गया है, जिस पर आयोग बाद में निर्णय लेगा। अफीम की अवैध खेती पर चतरा पुलिस का बड़ा प्रहार। 2 दिन में 137.6 एकड़ फसल नष्ट। नशे के अवैध कारोबार पर करारा वार करते हुए चतरा पुलिस ने वन भूमि को अफीम के जाल से मुक्त करने की बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत महज 2 दिनों में 137.6 एकड़ में लहलहा रही अवैध अफीम की खेती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है।
कुंदा, लावालौंग और सदर थाना क्षेत्रों में की गई ये कार्रवाई न सिर्फ नशा माफियाओं के लिए कड़ा संदेश है, बल्कि उग्रवाद की आर्थिक जड़ों पर भी सीधा प्रहार माना जा रहा है। चतरा पुलिस के मुताबिक ये खेती वन भूमि पर अवैध तरीके से की जा रही थी। अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। अवैध खेती में संलिप्त लोगों की पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी NDPS एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं में विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि चतरा जिला नक्सल और TPC जैसे उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहता है। ऐसे में पुलिस का ये अभियान न केवल नशे के कारोबार पर चोट है, बल्कि उग्रवादी गतिविधियों की आर्थिक कमर तोड़ने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चतरा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अफीम और अन्य मादक पदार्थों की अवैध खेती एवं कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। लोक भवन उद्यान बना आकर्षण, एक ही दिन में 49,000 से अधिक लोगों ने किया भ्रमण। राज्यपाल के निर्देश पर आम नागरिकों के लिए खोला गया लोक भवन रांची उद्यान में रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 6 फरवरी को लोक भवन उद्यान में रिकॉर्ड संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। एक ही दिन में कुल 49,124 लोगों ने उद्यान का भ्रमण और अवलोकन किया। इसके साथ ही अब तक कुल 1,07,183 लोग लोक भवन उद्यान का दीदार कर चुके हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के लोग इस ऐतिहासिक और सुंदर परिसर को देखने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। उद्यान भ्रमण का समय पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। लोक भवन प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए हैं। लोक भवन के गेट संख्या 2 से सुरक्षा जांच के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। इच्छुक लोग अपराह्न 1 बजे तक गेट संख्या 2 से प्रवेश कर सकते हैं, ताकि सभी आगंतुक निर्धारित समय के भीतर उद्यान का शांतिपूर्ण ढंग से भ्रमण कर सकें। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।